जब देश की आम जनता के लिए योजना बने, योजना जमीन पर उतरने से पहले ही भ्रष्टाचारियों के हाथ पड़ जाए तो दस्तक देना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना, आपका स्वागत करता हूं दस्तक में। सबसे पहले देखते हैं आज की दस्तक क्या है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री के सपनों के घर में भ्रष्टाचारियों का गृह प्रवेश कैसे हुआ, किसने किया, आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ आज दस्तक देंगे। फिर बात करेंगे सरकारी दफ्तरों से जन्म लेते भ्रष्टाचार के भूत की भी, और दिखाएंगे मनोरंजन की दुनिया में ओटीटी का तांडव भी, इस सवाल के साथ कि कल्पनाशीलता के नाम पर क्या भावनाएं आहत करने की छूट मिलती है। तो सबसे पहले आज की पहली दस्तक होगी 4.25 साल पहले नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों को पक्का घर दिलाने का सपना दिखाया। 2022 तक 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा। लाखों जरूरतमंदों को घर मिला भी, लेकिन फिर कुछ भ्रष्टाचारियों ने इस स्कीम में गृह प्रवेश कर लिया। हमारी दस्तक सिस्टम को जगाने के लिए है ताकि कोई गरीब को घर देने वाली इस योजना में डाका डालने की हिम्मत ना कर पाए। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये रुपये को घिसने वाला पंजा कौन होता है? ये कौन सा पंजा है जो रुपये को घिसता घिसता 15 पैसे बना देता है? हमने तय किया कि दिल्ली से 1 रुपया निकलेगा तो गरीब के हाथ में 100 के 100 पैसे पहुंचेंगे, 99 नहीं। करप्शन की चक्की चलती है तो गरीबों के घर का पैसा भी पिस जाता है। प्रधानमंत्री की लाख कोशिश के बावजूद सीधे गरीब के खाते में पैसा डालने वाला काजल भी भ्रष्टाचारियों की बुरी नजर से अच्छी योजनाओं को बचा नहीं पा रहा। इस बार दस्तक आपको देनी है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में भ्रष्टाचारियों की उस मुंह को बंद करने के लिए जिन्होंने गरीब के घर का पैसा भी मिल बांट कर खा लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 4 घंटे की दूरी पर मौजूद हमीरपुर का वो गांव, जहां सड़क तो नहीं पहुंची, करप्शन बहुत तेजी से पहुंचा। उसी भ्रष्टाचार के कच्चे चिट्ठे को खंगालकर दस्तक देने पहुंचे आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक। हम इस वक्त हमीरपुर जिले के मौदाहा ब्लॉक के छिमौली गांव में, और इस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हाल है, या यूं कहें क्या हश्र है, हम आपको ये बताएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना बेहद ही महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी योजना है जिससे लाखों लोगों को छत मिले हैं। लेकिन इस योजना में किस तरह का फर्जीवाड़ा, किस तरह की गड़बड़ी और किस तरीके का पात्र और अपात्र का खेल हो रहा है, हम यह आपको दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2016 से देश के हर गरीब को पक्का मकान देने का सपना देखा है, लेकिन मिट्टी की बनी झोपड़ी के बाहर अपनी गरीबी से जुड़ी योजनाओं के सारे कार्ड लेकर बैठे लल्लू दुर्गा को मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना के घर का पैसा भ्रष्टाचारी डकार गए। सरकारी योजनाओं का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों को अपात्र करने और अपात्रों को पात्र करने का जो ये खेल है, ये हमीरपुर के छिमौली गांव में इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। ये घर देखिए, ये सिंगल फैमिली लल्लू दुर्गा इनका नाम है, और इनके लिए बकायदा एक घर सैंक्शन हुआ था। इनको प्रधानमंत्री आवास के लिए घर इनका सैंक्शन हुआ था, और हम आपको दिखाते हैं। ये सैंक्शन लेटर है और इसमें बकायदा जियो टैगिंग है घर की, और इनका नाम है इसमें। लेकिन और ये आप देखें तो इसमें 3 किस्तें 40,000 की, उसके बाद 70,000 की, और फिर 1 लाख की, ये 3 किस्तें इसमें आ चुकी हैं। लेकिन पैसा इन्हें नहीं मिला, ना ही इनका घर बना। आपको मिला? नहीं सर, मिलो है नहीं मिलो, एक बार नहीं मिलो है।
एक बार जितने दिन असुविधा खाता से आते दूसरे का बदल नहीं अका हो कि हमारा पैसा आगा तो दूसरी जगह तबादला करके निकलवा ली नहीं। एक बार नहीं 3 बार है। आज नहीं कि अब गरीब आदमी तो नहीं लड़े लायक तो क्या कर अपात्र कर दिन है। अपात्र में भागा थे सबको तो धर हो जाए साहब ने तुम्हारी। अब ये से ज़्यादा क्या कर गरीब आदमी है। लल्लू दुर्गा के हाथ कुछ नहीं आया, न पैसा न घर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नियम के तो मुताबिक 3 किस्तों में पीएम आवास योजना का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। 3 किस्तों में 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। घर आवंटित होने के 7 दिन में पहली किस्त, दूसरी किस्त प्लिंथ लेवल तक घर के निर्माण पर मिलती है, तीसरी किस्त लेंटर का काम पूरा हो जाने के बाद सीधे खाते में डाली जाती है। लेकिन लाख नियम बनाने के बावजूद लल्लू दुर्गा जैसे लोगों के घर कागज पर दिखाकर इनके पैसे पर भ्रष्टाचारियों ने अपना गृह प्रवेश करा दिया। आप इस खाता संख्या को देखिए, पासबुक की जो खाता संख्या है वो और जो सैंक्शन लेटर में जो खाता संख्या है वो दोनों अलग अलग हैं। यानी कि इनके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना सैंक्शन हुई लेकिन पैसा किसी और के अकाउंट में गया। गरीब आदमी करप्शन के आगे हार कर आज तक के कैमरे के सामने उम्मीद के आसरे हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारियों ने पीएम आवास योजना से मिले इनके घर का पैसा ही नहीं डकारा, बल्कि इनके घर पाने का आगे का अधिकार भी छीन लिया। हमीरपुर के इसी छिमोली गांव में देखिए इस घर को। मिट्टी और घास फूस से बना ये गरीब का घर टूटने की कगार पर है। इसी घर की जगह पक्का मकान दिव्यांग महिला मेडिया देवी को पीएम आवास योजना के तहत मिल जाना था, लेकिन क्या हुआ? गरीबी के तमाम कागज जो सरकारी अधिकारियों ने बना कर दिए, उन्हीं कागजों के दम पर मेडिया देवी का नाम पीएम आवास योजना के तहत मंजूर तो हुआ, लेकिन इनके घर का पैसा भी कोई और खा गया। कैसे? ये संवाददाता कुमार अभिषेक आपको दिखा रहे हैं। ये मीडिया का परिवार है, इनका परिवार है और इनका पासबुक ये है इलाहाबाद बैंक का और इनका अकाउंट नंबर भी इसमें लिखा है। बाकायदा इनके पूरे परिवार का नाम लिखा है और ये मीडिया महिला हैं, इनके पति महावीर हैं। और अगर हम इस पन्ने को जब हम पलटते हैं तो जो सरकार की जो लिस्ट है इसमें इनके पूरे परिवार का नाम है। आपके परिवार का नाम है ये? हाँ, हमारे लड़का। लेकिन जो खेल हुआ है वो सिर्फ इसका खेल है और ये दूसरा अकाउंट नंबर है और परिवार इनका, लिस्ट इनकी, लेकिन अकाउंट नंबर बदल गया है। मेडिया देवी के बच्चे उसी कच्चे मकान के आगे लाचार छोड़ दिए गए हैं, जहां पक्का मकान बनाने का पैसा भ्रष्टाचारी अपने अकाउंट में डालकर गायब हो गए। लेकिन क्या सिर्फ कहानी इतनी ही है? क्या वाकई पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार करना बच्चों का खेल बना दिया गया है? इन सवालों का जवाब देखना अभी बाकी है। नाहिद अंसारी के साथ कुमार अभिषेक, हमीरपुर, आज तक। आप जरा जान लीजिए कि भ्रष्टाचार ना हो, गरीब के अकाउंट में उसे घर बनाने का पूरा पैसा मिलता रहे, इसका इंतजाम कैसे किया गया। जैसे जियो टैगिंग के जरिए देखा जाता है घर कितना बना है। हर स्तर पर घर के निर्माण की पूरी निगरानी जियो टैगिंग के जरिए की जाती है। हर स्तर पर घर के निर्माण पर फोटो खींचकर पहले अपलोड की जाती है। घर पूरा बन जाए तब भी फोटो अपलोड करने के बाद ही पैसा जारी होता है। लेकिन भ्रष्टाचारियों ने मिली भगत करके हर नियम की काट निकाल ली। इसीलिए हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने अपनी पड़ताल हमीरपुर के छिमौली गांव में आगे बढ़ाई, ताकि एक अच्छी योजना भ्रष्टाचार की शिकार बनकर दम न तोड़ दे और उसमें भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ दस्तक देकर हम लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सिस्टम की आंखें खोल सके। 17 साल हो गए बैठे, एक ठे झोपड़िया हुआ दैदा है। हमीरपुर की मैकी देवी भी हाथ इसीलिए आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक के सामने जोड़ने लगी, क्योंकि मैकी को भी पीएम आवास योजना के नाम पर घर नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों ने करप्शन के कांटे दिए। कैसे? कुमार अभिषेक इसका पता करके आए हैं। ये मैकी हैं, बुजुर्ग महिला हैं और इनके परिवार, इनके बेटे के नाम से एक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था, लेकिन उसका भी हश्र यही है। इनके नाम से स्वीकृत हुआ लेकिन पैसा किसी और को मिला। इनका वो पासबुक अकाउंट है, साथ साथ स्वीकृत
की जो लिस्ट है वो है। नहीं मिलो साहब। अच्छा। हाँ, दूसरे खाते में पैसे चली गई है इसकी, मेरे लड़का की, झुर्री की नाय की। नियम कहता है कि घर का निर्माण खुद लाभार्थी को करना है, कोई ठेकेदार नहीं करा सकता। नियम कहता है 7 स्टेज में घर के पूरे निर्माण की निगरानी होती है। लेकिन मैकी देवी को क्या मिला? बुढ़ापे में घर की लाठी तक करप्शन खोर खा गए। पैसा चलो गबीराने खाता में, खाता वो कई कर आँच लेंगे। पैसा एक टुल्ली नहीं पाए, न मैं पाए न मोर लड़का पाए। कि मोर लड़का पा हो मौका दिन हो तब नहीं पावा या कर टका राजा, चाहे प्रधान खाओ हो चाहे जो को खाओ हो। ऐसे ऐसे कई परिवार देखने में मिलेंगे जिनके नाम ऐसे दस्तावेज में हैं जो लगातार सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आप कहेंगे खाता बदलकर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से कौन पैसे का गट्ठर उठा ले जा रहा है? इसका भी हम सबूत देंगे, लेकिन पहले एक कहानी और। ये पुनिया और सैया हैं, इनके खाते की जगह भी पीएम आवास योजना का पैसा भ्रष्टाचार के दूसरे अकाउंट में चला गया और इन्हें घर देने के नाम पर अपात्र यानी योजना के तहत घर पाने लायक नहीं घोषित कर दिया गया। सर हमारे नाम से पैसे आए, हमको पैसा मिला नहीं। हाँ, और हमने यहाँ तक हमीरपुर सगले कोर्ट कचहरी किया, सगले हर चीज किया। 15,000 रुपया करीब हमने फूका, कुछ हमको मिला नहीं सर। यहाँ 2 चीजें पता चलती हैं। पहली, जिसके नाम पर योजना मंजूर हुई उसका पैसा दूसरे के खाते में डाला जा रहा, और दूसरी बात, पैसा हड़पने के बाद उसी गरीब को अपात्र भी घोषित कर दिया जा रहा। आरोप है ये मिलीभगत का करप्शन प्रधान और स्थानीय अधिकारियों के हाथों हो रहा है। कैसे हुआ, अब ये 2 तस्वीरों से समझिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 सुरेश हैं। बाईं तरफ वाले सुरेश पीएम आवास योजना के तहत कागज पर घर पाते हैं, लेकिन घर का पैसा नहीं, क्योंकि दाईं तरफ वाले दूसरे सुरेश के खाते में आरोप है प्रधान ने मिलीभगत करके पैसा डलवाया और खा लिया। हाँ, मेरे खाते में पैसा आया था। अच्छा, कितना पैसा है? 1,10,000, जिसमें मैंने 20,000 40,000 उठाया था पहली किस्त। उसमें 20,000 प्रधान ले गया था, 20 मुझको मिले थे। इसके बावजूद मेरा जब खाता होल्ड हुआ तो मैंने 1,10,000 भर दिया। इसीलिए आज तक की टीम पहुंचती है अब जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार वैश्य के दफ्तर में, जहां आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने सीधे पूछा, क्या प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी और जरूरी योजना में करप्शन की जानकारी आपको है? बात सही है और ये गलत है। इसमें रिकवरी और एक्शन की कार्रवाई की जाएगी। और मुझे अभी पता चला है कि उसमें 6 लोगों के से वसूली हो चुकी है, लेकिन मैं अब इसको पत्रावली को कल ही मंगाऊंगा और इसमें मैं देखूंगा कि जो भी दोषी हैं, ये आपराधिक मामला बनता है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। कार्रवाई कठोर होने का दावा है, लेकिन गरीबों के लिए प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचारियों का गृह प्रवेश होने से रोकने की जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है कि ऐसी कमेटी हो जो योजनाओं के धरातल पर 100% पहुंचने का ऑडिट करे, ताकि किसी लल्लू दुर्गा, किसी मैकी देवी, किसी मीडिया देवी के हक का घर भ्रष्टाचारियों के खाते में न चला जाए। नाहिद अंसारी के साथ कुमार अभिषेक, हमीरपुर, आज तक। भ्रष्टाचार सिर्फ गरीबों का घर नहीं छीनता, बल्कि गरीब आदमी के जिंदा होते हुए उन्हें भूत बना देता है। लेकिन जब भ्रष्टाचारी कहते हैं कि वो गरीब को जीने नहीं देंगे, तब हम दस्तक देकर बोलते हैं कि हम गरीब आदमी को मरने नहीं देंगे। भैया क्या हो गया भैया? बैठो तुम। भरत भैया, कौन मर गया? हम ही मर गए। सिनेमा समाज का दर्पण होता है। सरपंच साहब, आप दे दीजिए ना हमारा जिंदा होने का प्रमाण पत्र बना के। वही बनता है जो घटता है। क्या हुआ, उठ के चले गए? हम अछूत है का? अरे अछूत नहीं, भूत हो। और समाज में कागजों पर जिंदा आदमी कागज पर भ्रष्टाचार के कारण भूत बना दिया गया है। बैंड वाला तुम्हारा फार्म है ना, वो अंग्रेजी की बजाय हिंदी में भर दो, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। हम जिंदा है, रिपोर्ट दिया है, मिलता है कागज में मृत्यु घोषित कर दो, हम जिंदा है। हम लोग इसकी जांच करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गोंडा तक आपको ले चलेंगे, जहां एक शख्स 15 साल से खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरे बुजुर्ग 18 महीने से खुद को जिंदा दिखाकर वापस अपनी पेंशन पाने को जूझ रहे हैं। ये भोला सिंह हाथ में पोस्टर लेकर बैठे हैं, लिखा है साहब मैं जिंदा हूँ, साहब मैं आदमी हूँ, भूत नहीं हूँ। ये पोस्टर लेकर डीएम कार्यालय के सामने भोला सिंह लड़ाई लड़ते हैं उन करप्शन खोरों के खिलाफ
जिन्होंने चंद रुपयों के लिए कागज पर इन्हें मृतक घोषित कर दिया। हम के मुँह आई का उनके नाव कई धन जमे नेपाल का नहीं वो। तो क्या खतौनी में आप मृतक हैं क्या? हाँ क्या मृत्यु खाए मतलब मर गया है। तो आप यहाँ पे आए क्या कहने के लिए कि हम जिंदा हैं, क्या कहने के लिए? हाँ सर हम जिंदा है। अच्छा जिंदा हैं। हाँ। अधिकारियों से कहे आप बात किए हैं, क्या कहे अधिकारी? अधिकारी से बहुत कहा लेकिन कोई सुनते नहीं है। एशिया में घूसखोरी के नाम पर नंबर 1 बताए गए देश में 15 साल बीत गए खुद को कागज पर दोबारा जिंदा करने की लड़ाई लड़ते हुए भोला राम को, जो सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या लेखपाल की भ्रष्ट लेखनी में इतनी ताकत होती है कि जिंदा आदमी अधिकारियों को नजर नहीं आता। दस्तक देते हुए ये सवाल लेकर हम उप जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव के दफ्तर पहुंचे और पूछा। उसने जो लेटर भी दिया उस लेटर में भी लिखा चूक मान रहे हैं सर, कहा कि ये चूक हुई है कि इस तरह से व्यक्ति अभी तक परेशान है। ये प्रकरण चूंकि हम लोग के संज्ञान में कल ही आया है तो हम लोग इसकी जांच करा रहे हैं। जांच करा करके जो भी उचित कार्रवाई होगी तत्काल हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। मिर्जापुर से 300 किलोमीटर दूर गोंडा के मुंडेरवा कला गांव में बैठे ये श्याम बिहारी भी करप्शन के कागज पर मृतक घोषित है और एक जिंदा बुजुर्ग को 18 महीने से अपनी वृद्धा पेंशन के लिए खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मृत्यु घोषित कर की मर चुके हैं श्याम बिहारी सरबली। अब हम पेंशन नहीं पाई थे, पटवारी सेक्रेटरी ने हमारा पेंशन कटवाई दी। हमें मृत्यु दिखाई दे कि मर चुके हैं, कागज में दिखाई दे कि श्याम बिहारी मर चुके हैं। तो हमारे पेंशन करके साल भर होगा हम पेंशन नहीं पावा शायद। बस गनीमत यह है कि इन्हें मिर्जापुर के भोला सिंह की तरह अब भी जिंदा मानने के लिए सिस्टम दौड़ा नहीं रहा, बल्कि आज तक की दस्तक पर श्याम बिहारी को कागज पर मृत घोषित करने की गलती पर कार्रवाई शुरू कर रहा है। कुछ रुपए के लालच में कागज पर जिंदा आदमी को मरा घोषित कर देने से बड़ी चिंता की बात ये कि सिस्टम ने ऐसी पट्टी बांध रखी है जहां वर्षों लग जाते हैं किसी को खुद वापस कागज पर पुनर्जन्म दिलाने के लिए। आज तक ब्यूरो। भ्रष्टाचार हो या माफिया, दोनों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। ऐसी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में पिछले कई महीनों से जारी भी। यूपी में दुनिया का सबसे बड़ा अपराध विरोधी अभियान चल रहा है जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉन की आर्थिक और सामाजिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहा है। प्रयागराज से दस्तक की खास रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचारी हो या फिर माफिया डॉन, ऐसे ही धराशायी करना जरूरी है। जहां समाज के लिए खतरा बनने वाली ताकत गिर जाए और धूल धूल हो जाए वो रुतबा, वो पैसे और सियासत की पावर जिसके दम पर अपराधी कुछ भी करने की सोचते हैं। उत्तर प्रदेश से आई ये 3 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं जो जेल में बंद चल रहे माफिया डॉन अतीक अहमद के साम्राज्य के पतन की नई कहानी बताती है, जो बताती है कि कानून का इकबाल बुलंद करना क्या होता है। प्रयागराज में जेसीबी के दांत उस मकान पर गड़े हैं जिसका मालिक अतीक अहमद के इशारे पर गोलियों से कानून को छलनी करता रहा। विधायक राजू पाल की हत्या के आरोपी हिस्ट्री शीटर आबिद प्रधान के अवैध मकान पर ऐसा बुलडोजर चला जिसने अतीक के आतंक के अस्थिपंजर अलग करते हुए दस्तक दी है। सरकार का नीतिगत निर्णय है पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयां की जाएं, जिसके क्रम में आज जनपद प्रयागराज में आज 46वीं 46 कार्रवाई की जा रही है। कुख्यात अपराधी आबिद प्रधान का मकान है, ये हिस्ट्री शीटर है। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों में से एक है। इसके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 600 वर्ग गज में 2 फ्लोर का निर्माण कराया गया था, इसको पूरा डिमोलिश करा रहे हैं। दूसरी कार्रवाई भी अतीक के साथी पर हुई जिसके घर की वो मीनारें समझ लीजिए गिरा दी गई जो सियासत की सीमेंट और अपराध की ईंट से तैयार की गई थी। कौशाम्बी में अतीक के शार्प शूटर नन्हा प्रधान के आलीशान मकान में कानून का बुलडोजर जेसीबी घुसे और ऐसी चोट दी कि पूरा अवैध कब्जा जमीन पर मिट्टी मिट्टी हो गया। कुख्यात अपराधी अजय पाल नन्हे का अवैध निर्माण है, ये हिस्ट्री शीटर है, अवैध प्लॉटिंग करता है। अतीक अहमद गैंग का सक्रिय सदस्य है। अतीक अहमद को प्लॉटिंग का कार वगैरह देखता है। तो आज इसका 2 मंजिला निर्माण है। प्लॉट एरिया लगभग 800 वर्ग गज है। इसको प्रयागराज विकास प्राधिकरण और आज भारी पुलिस बल और प्रशासन के सहयोग से पूरा डिमोलिश करवाया जा रहा है। इसकी लागत क्या है? मैंने कॉस्ट असेसमेंट नहीं करवाया है, लेकिन एक अगर रफली एस्टिमेट करूँ तो 12-13 करोड़ रुपए होगी, 10-12 करोड़ रुपए होगी। अब अपराधी के घर में कार्रवाई की स्ट्रेन गन कैसे चलती है, इसकी आवाज सुनकर महसूस कीजिए और अधिकारी से सुनिए ये घर किसका गिराया जा रहा है। अतीक अहमद के चचेरे भाई हैं और उनके हर
उसमें शामिल रहे हैं, उनके सक्रिय सदस्य रहे हैं। इनके खिलाफ क्रिमिनल हिस्ट्री जो है इनके थाने में, कई थानों में दर्ज है। दरअसल ऐसे अवैध कब्जे ही अपराधियों के जेल जाने के बाद उनके लिए पैसे कमाने और अपराध करने के एटीएम बने रहते हैं। माफिया डॉन और उसके साथियों का जब घर, दुकान, मकान जनता के सामने गिराया जाता है तो समाज में यह संदेश साफ जाता है कि जो अपराधी अपना घर नहीं बचा सका वो क्या दूसरों को डराएगा। आज तक ब्यूरो। एक की कल्पनाशीलता क्या दूसरे की भावनाओं को आहत करने की छूट पा सकती है? यह सवाल देश के कई राज्यों में आज दस्तक देकर उठा। मुद्दा वेब सीरीज तांडव को लेकर है, जिसकी प्रोडक्शन टीम ने विवादित सीन के लिए माफी मांग ली, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। सियासत और संत दोनों नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्योंकि भावनाएं आहत हुई। सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, मोहम्मद जिशान अयूब की वेब सीरीज तांडव के कुछ सीन और डायलॉग को लेकर पहले विवाद की वजह वाले दो प्रमुख सीन देखते हैं। धर्म के नाम पर आहत लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतले फूंक दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लखनऊ के थाना हजरतगंज में मामला दर्ज किया गया। पुलिस की एक टीम मुंबई जाकर पूछताछ करने वाली है। हमें लगता है ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि देश में कोई माहौल खराब करना चाहते हैं और हमारी आस्था पर करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था को आहत करते हैं। तो हम मांग करते हैं कि इनको लाइफ टाइम बैन किया जाना चाहिए, इनके सीन नहीं हटाए जाना चाहिए। ऐसे लोगों को ही निकाल बाहर कर देना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से, जो बॉलीवुड में है। इनके लाइसेंस रद्द होना चाहिए, लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। हमारे देश में ये नहीं चलेगा। मुंबई में बीजेपी के विधायक राम कदम ने तांडव सीरीज के खिलाफ मोर्चा खोला। मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग ने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखकर तांडव वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की। हमने अपने राज में तांडव पर विवाद के बाद अब दोबारा मांग हो रही है कि ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर कल्पनाशीलता के नाम पर कुछ भी परोसने की छूट बंद हो। तंत्र खत्म कर देगा ये। सरकार तो पहले ही साफ कह चुकी है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाली फिल्मों या कंटेंट को लेकर सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाना चाहिए। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने लिए खुद नियम नहीं तय करते तो सरकार करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत के कोरोना अभियान पर सारी दुनिया की नजर होगी। विश्व पहली बार इतना बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम देखेगा। इस सबसे बड़े अभियान को आज 3 दिन हो गए। दुनिया भारत के हर एक कदम को तौल रही है, उससे सीख रही है। लेकिन भारत में कुछ लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर भी राजनीति कर रहे हैं। दस्तक के इस हिस्से में आज आप कोरोना अभियान के पिछले 72 घंटों की पिक्चर देखेंगे। कौन से राज्य अव्वल रहे, कौन फिसड्डी रहे, इसका पूरा लेखा जोखा हमने तैयार किया। पहले यह रिपोर्ट देखिए। 16 जनवरी 2020 सुबह के 10:30 बजे प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। कोरोना के खिलाफ 2 स्वदेशी वैक्सीन से लैस होने पर कोरोना के खात्मे की उम्मीद भी दोगुनी थी। इसीलिए देश ने खुलकर जश्न मनाया। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन एक बड़ी कामयाबी थी। ऐसे में प्रधानमंत्री महामारी के जख्मों को याद करके भावुक हो गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस, ये खुशी के आंसू थे जिसके पीछे कोरोना से छुटकारे की उम्मीद थी, लौट ही नहीं आ पाए। देश के सिस्टम पर भरोसा था कि उसने कोरोना को हराने की पूरी तैयारी कर ली है। ड्राई रन भी कर लिया है। वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ वर्करों की ट्रेनिंग की भी देश भर ने देखी थी।
कोरोना के खिलाफ जितने उत्साह से तैयारी की गई, आंकड़े उसके मुताबिक नहीं है। वैक्सीनेशन के पहले 2 दिनों में 3,16,375 लोगों को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन 2,24,301 फ्रंट लाइन वर्करों को ही कोरोना का टीका लगवाया। इस तरह शनिवार को 2,07,229 और रविवार को 17,072 लोगों को टीका लगा, जो करीब 71% है। पर स्वास्थ्य विभाग इस बात से खुश है कि पहले दिन जितने लोगों को टीके लगे वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से 2,24,301 लोगों को कोविड का टीकाकरण लगाया जा चुका है। हाईएस्ट डे 1 वैक्सीनेशन नंबर इन द वर्ल्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये संख्या किसी भी एक दिन में किसी भी देश में सर्वाधिक है। जब नए साल में कोरोना कमजोर पड़ रहा है, मौत भी घट रही है, मौत की संख्या भी घट रही है, तब भारत में वैक्सीन प्रोग्राम के आंकड़े बुरे नहीं लगते। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि दुनिया में वैक्सीन लगाने का जितना अनुभव भारत के पास है, वैसा किसी देश के पास नहीं है। ऐसे में फिर सवाल उठता है, कुछ राज्य इस अभियान में फिसड्डी रह गए। अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे राज्यों में 80% से ज्यादा टीकाकरण हुआ। वहीं तमिलनाडु, पंजाब और त्रिपुरा में 20% के आसपास टीके लगाए गए। पुडुचेरी और दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों ने भी निराश किया। सवाल उठता है कि तमाम जागरूकता के बावजूद ऐसा क्यों हुआ, जबकि इस बारे में शुरुआत से ही जानकारी दी जा रही थी। देखिए, कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इन सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। जिस दिल्ली में बैठकर टीकाकरण अभियान का प्रधानमंत्री ने आगाज किया, वहां वैक्सीनेशन ड्राइव क्यों फेल हो गया, ये जानने के लिए आज तक संवाददाता मिलन शर्मा दिल्ली के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां पर हमें गिनती के लोग मिले। देश में इस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है और हम इस वक्त दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट अस्पताल से रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अभी भी वैक्सीनेशंस हो रही हैं, लेकिन सेंटर में आप देखेंगे तो इस वक्त इस सेंटर में कुल मिला के पिछले 2.5-3 घंटों में 15 वैक्सीनेशंस हुई हैं। हाँ, पहले दिन के मुताबिक ये आंकड़ा थोड़ा कम है। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में इस तरह की परेशानियों से निपटने के दावे हुए थे, लेकिन नतीजों ने दिखा दिया कि काफी कुछ किया जाना बाकी है। धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस, मनोबल बढ़ रहा है वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इनको वैक्सीन लगी है, उनको अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। हमारे इंस्टीट्यूट में सब नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। और कल क्योंकि कोविन ऐप में कुछ प्रॉब्लम था, उसकी वजह से हम लोगों ने सबको पर्सनली फोन किया था कि उनका आज है वैक्सीनेशन। हाल के कई सर्वे बताते हैं कि लोग कोरोना टीका लगवाने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। कोरोना के केस कम होने से लोगों में से लेकर भी खौफ कम हुआ है, लेकिन मेडिकल वर्कर इस सोच से दूर रहे, इसके लिए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जैसे बड़े पद पर बैठे लोग कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के बाद अब आपको राजस्थान ले चलते हैं, जिसका प्रदर्शन देश की राजधानी से बेहतर रहा, लेकिन कोविन ऐप ने यहाँ भी कोरोना वैक्सीन के जोश को ठंडा करने का काम किया। दावा है कि पहले ही दिन ये ठप हो गई। ऐप के लिए पूरा टेक्निकल टीम बैठा हुआ है आज के लिए, क्योंकि पहला दिन है, लोड थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इसीलिए स्पेशल हमने कंसेशन ले रखा है कि आज के लिए अगर अभी नहीं चलता है तो हम एक बार ऑफलाइन करेंगे, परंतु अब चलना शुरू हो गया है। कल थोड़ी सी ऐप के अंदर समस्या आ रही। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में तकनीकी दिक्कत के साथ वैक्सीन को लेकर पाली में डर भी दिखा, जब एक स्वास्थ्य कर्मी टीका लगवाने से पहले रोने लगी। लेकिन ये तो सिर्फ एक तस्वीर है। जयपुर के सबसे उम्रदराज डॉक्टर चाहते हैं कि लोग बिना डर के टीका लगवाएं, ताकि इस महामारी को भगाया जा सके। 84 साल के डॉक्टर ML शर्मा से जब हमने बात की, तो उन्होंने सभी से बारी आने पर कोरोना की वैक्सीन लगाने की अपील की। अभी मुझे वैक्सीन लग गया है,
लेकिन ये भी फील नहीं हुआ कि इंजेक्शन लगा है या नहीं। तो इसमें कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है, और वैक्सीन लगने के बाद में उसका तो ठीक है, जितना टाइम लेगा, लेकिन वो जरूरी है। पंजाब जैसे राज्य में 20% से कम टीके लगना काफी सवाल खड़े करता है। कांग्रेस को जहां इस पर मंथन करना चाहिए, लेकिन वो वैक्सीन को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही, पूछ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले टीका क्यों नहीं लगवाया। कोरोना के टीके पर हो रही इसी राजनीति को देखकर यही कहने का मन करता है, एक टीका और चाहिए राजनीति के लिए। कोरोना के टीकाकरण से लॉकडाउन में बेरोजगार हुए इन लोगों की जिंदगी दोबारा दौड़ सकती है। कोरोना वैक्सीन अभियान की कामयाबी ऐसे करोड़ों लोगों के चेहरे पर दोबारा हंसी लौटा सकती है। जो वैक्सीन भारत की इकोनॉमी के लिए संजीवनी है, वो भी सियासत का शिकार हो गई है। जिस कांग्रेस को पंजाब में कोरोना टीकाकरण अभियान के फेल हो जाने की वजह बतानी चाहिए, वो अपनी वैक्सीन को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। कोरोना के टीके, उसके साइड इफेक्ट्स या उसके जैसा एक आदरणीय मित्र उमा शंकर जी ने कहा, कुछ साइड इफेक्ट्स को लेकर कई शंकाएं पैदा होंगी। तो स्वाभाविक तौर से अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है। कोरोना वैक्सीन फॉर ऑल शुड बी द पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट। पूरे देश के लोगों के लिए कोरोना का टीका उपलब्ध हो। समाज के शोषित, वंचित, गरीब, साधारण और मध्यम वर्ग के लिए भी ये कोरोना का टीका फ्री, मुफ्त उपलब्ध हो। और तीसरा, कोरोना के टीके को 500% प्रॉफिट पर बेचने की इजाजत क्यों दी गई? जनता की जेब से पैसा क्यों निकाला जा रहा है? आपदा में अवसर क्यों ढूंढा जा रहा है? ये सब तब है जब एम्स के डायरेक्टर आगे बढ़कर टीका लगवा चुके हैं। वैक्सीन पर भ्रम दूर करने के लिए मेदांता के चेयरमैन और SII के CEO अदार पूनावाला आगे आ चुके हैं, ताकि मेड इन इंडिया वैक्सीन को लेकर कोई शक न रहे। लेकिन विपक्ष न जाने कौन सा भरोसा खोज रहा है। और मोदी जी ने अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, टीकाकरण का कार्यक्रम हाथ में लिया। और कांग्रेस वाले टीके पर सवाल उठा रहे। अरे भाई, आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो हम जानते हैं। सिर्फ आप विरोध कर सकते हो, मगर कोई कर रहा है, इसको क्यों रोकते हो? मैं देश की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं, हमारे ही देश में बने हुए दोनों टीके पूर्णतः सुरक्षित है। केंद्र सरकार से आज मधुशाला से हिंदी काव्य जगत को नया आयाम देने वाले हरिवंश राय बच्चन की पुण्यतिथि है। बोलचाल की भाषा में हिंदी गीत के लेखन का श्रेय हरिवंश राय बच्चन को जाता है। अमिताभ बच्चन ने भी एक पोस्ट के जरिए अपने पिता को श्रद्धांजलि दी और दस्तक के आखिर में अमिताभ बच्चन की जुबानी मधुशाला सुनिए। मधुशाला 1933 में लिखी गई थी, 1933, और 1935 में पहली दफे उसका प्रकाशन हुआ। पहली बार बाबूजी ने मधुशाला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक कवि सम्मेलन हुआ तो वहाँ सुनाई थी। तकरीबन 135 उसके क्षण हैं, पंक्तियाँ हैं, और जब शुरू किया तो फिर लोगों ने उनको रुकने नहीं दिया और पूरी 135 पंक्तियाँ उनको याद थी और पूरी 135 पंक्तियाँ उन्होंने एक ही सिटिंग में उनको गा करके सुनाया था। उसके बाद काफ़ी वो प्रचलित हो गई मधुशाला, और आज भी मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आज के भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कि उसको सुनना चाहते हैं। कुछ पंक्तियाँ उसकी सुना देता हूँ। बाबूजी तो इसे गा करके सुनाया करते थे, यहाँ तो गाने लायक मैं हूँ नहीं। कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब,
अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों, किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। बाबूजी ने कभी मदिरा पान नहीं किया, तो बहुत से लोग आश्चर्य होते थे कि आप शराब पीते नहीं तो मधुशाला कैसे लिख दिया आपने। और काफ़ी इसका विरोध भी हुआ उस ज़माने में। ऐसा विरोध हुआ कि मधुशाला जो है वो जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, इसको गुमराह कर रही है। और बात होते होते ये गांधी जी तक भी पहुंच गई, महात्मा गांधी जी के साथ। तो गांधी जी ने बाबूजी को बुलाया और कहा, पढ़ो क्या लिखा है तुमने। तो उन्होंने पढ़ के सुना। उन्होंने कहा इसमें तो कोई खराबी नहीं है। तो बच गए बाबूजी, उन्होंने कहा। तो दस्तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।